देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महोबा पहुंची, जहां उन्होंने कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव के बयानों पर तंज कसा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महोबा पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मथुरा को लेकर अभी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निजी तौर पर मथुरा को लेकर ट्वीट किया है। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छोटे राज्यों की पक्ष धर रही है, लेकिन बुंदेलखंड की सीमा दो राज्यों के बीच में है। साथ ही मध्य प्रदेश क्षेत्र में आने वाले बुंदेलखंड के लोग अलग राज्य की मांग को लेकर सहमत नहीं है, जिस कारण पृथक बुंदेलखंड राज्य की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने बुंदेलखंड की संजीवनी कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड को बड़ा लाभ होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए उमा भारती ने कहा कि वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और मैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो उनसे इस परियोजना को लेकर बात की थी, जिसके लिए वो राजी भी हो गए थे। उमा भारती ने एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, तो वहीं उनके पुत्र अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार असंयमित भाषा का भुगतान करना महंगा पड़ेगा। अपने आप को बड़े खानदान का समझते हैं, उनका यह घमंडी उन्हें ले डूबेगा। उमा भारती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में इतना मुस्तैदी के साथ काम हुआ है, इतना विकास केंद्रित काम हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश का संस्कार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि योगी ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इस मामले में योगी ने राजनीतिक शुचिता का एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। उन्होंने सीएम योगी को हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसिंग चीफ मिनिस्टर बताया। उमा भारती ने एक तरफ यूपी के सीएम की तारीफ की, तो दूसरी तरफ कैन बेतवा लिंक परियोजना में आ रही दिक्कतों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी। 20 अक्टूबर को गंगा के किनारे ही प्रवास कर रही हूँ। पहले मैं पैदल चलना चाहती थी, लेकिन गंगोत्री से ऋषिकेश जब पहुंची तो मेरे बाएं पांव के पंजे में 2 फ्रैक्चर हो गए थे। उसके बाद अब लंबा चलना मेरे को मना है, तो इसलिए मैंने सोचा 1 साल तो कोरोना में निकल गया, 1-1.5 साल कोरोना ने खराब किया सबका, कि किसी तरह से गंगा जी जो ले आके आई चली थी मैं गंगोत्री से, उनको गंगा सागर पहुंचाना है। मेरे हाथ में एक कलश था, अभी बनारस में विराजित है, तो बीच में कोई खास कार्यक्रम होता है तो उसमें आ जाती हूँ। जैसे अभी पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनाव जो हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें पृथ्वीपुर में आ गई थी। फिर अभी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती है 127वीं, और मैं ब्रह्मानंद जी के संपर्क में जब 13 साल की थी तब से थी, लेकिन बहुत छोटी थी तो उनकी महिमा नहीं समझती थी। उनकी महिमा तो धीरे धीरे मेरे अंदर बैठती गई है। जैसे आज भी सुबह मैं भ्रमण कर रही थी तो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तो बहुत विशिष्ट विभूति थे भारत के संतों में भी। वो तो कबीर की और रामानंद संप्रदाय के जो रामानंद जी हुए उस श्रेणी के महान पुरुष थे वो, और राजनीति भी उनकी बहुत विशेष रही। और इसलिए पद्म पत्र में वहां बसा, जिसको भगवान ने गीता में लिखा है ना, जैसे कमल का फूल जल में खिला होता है, इस तरह से वो राजनीति में खिले हुए थे। तो आज उनकी जयंती है, उसी में भाग लेने के लिए वाराणसी से आ गई हूँ, रात में आ गई थी। अब आज कार्यक्रम में भाग लेके और एक दिन थोड़ा टीकमगढ़ की तरफ जाकर फिर लौटे। दीदी, इस समय डिप्टी सीएम ने विवादित थोड़ा बयान दिया है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। आप बहुत अहम भूमिका में थी अयोध्या में, ऐसे ही सक्रिय भूमिका में रहेंगी मथुरा के लिए भी? मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव नहीं तय कर सकते जी। अयोध्या, मथुरा, काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है, और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं।
अच्छा, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में चिरंजीवी सरकार कह रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगी आप? मेरे को कुछ नहीं कहना है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, मेरे को कुछ नहीं कहना है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। दीदी 400 सीटों का दावा अखिलेश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्या मात्र 3 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी? अरे ये तो आप उन्हीं से पूछिए। ये हमें पता है कि हमारी सीटें पहले से बढ़ेंगी, पहले से इसलिए बढ़ेंगी कि क्योंकि पहले जो हमें वोट मिले थे वो इसलिए मिले थे कि मोदी सरकार से जितना संभव हो सका था यहाँ पर काम हमने किया था। मुझे खुद याद है कि 2017 तक मुझे कितनी कठिनाइयाँ आई थी झांसी में, मैं आज तक नहीं भूल सकती। जैसे शेरनी अपने शावकों की रक्षा करती है, मुझे इस तरह से वहाँ लोगों की रक्षा करनी पड़ी थी 2017 तक। मैं कैसे कैसे बचा करके चली थी अपनी सीट को, और मुझे कितनी तरह से धमकियाँ देनी पड़ती थी अकेले में DIG SP और DM को। ये तो इतिहास है जो लिखने लायक है, ठीक है। और इसलिए 2017 में जब हमें इतनी सीटें मिल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी के इरादे स्पष्ट हो गए थे कि वो यूपी में क्या करना चाहते हैं, और उनने थोड़ा बहुत जितना संभव हो सका था कर लिया था। उसके बाद तो हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में वो सारे इरादे स्पष्ट हो गए, विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी हो गई। इसलिए अब तो मुझे कहीं कोई कमी ही नहीं लगती है, उल्टा लगता है सीटें बढ़ जाएंगी। ये मैं कह सकती हूँ। बुंदेलखंड का उद्धार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पृथक बुंदेलखंड का अगर गठन होना है तो आंदोलनकारियों को अपना नक्शा थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा। अच्छा दीदी, 2022 का चुनाव है, किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, ऐसे में कैसे सफल तय कोई करेगी? दिक्कत नहीं है, सब तरफ कल जाम लगाया हो किसानों जाएगा, ने। समाधान हो जाएगा, हो चुका होगा, शायद इन लोगों को पता होगा। हाँ देखिए मैं बता ही नहीं किया, ये ऐसी समस्या है जिसका रोज समस्या आ जाती है। ये चीजें कुछ ऐसी है ना कि समस्या जैसे बिजली का होता है ना, कई बार की अचानक गायब हो गई और फिर समाधान भी हो जाता है, कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जितना मुस्तैदी के साथ काम हुआ है, जितना विकास केंद्रित होकर काम हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश का संस्कार ही नहीं था यहाँ के अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेसी का और जनप्रतिनिधियों का। उनको हमेशा लगता था कि राजनीति करना यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए, और ब्यूरोक्रेसी को लगता था कि नेता को खुश करने की राजनीति करना, विधायक और MP को। यह पहली बार हुआ है जब ब्यूरोक्रेसी को समझ में आया कि विकास के मीनिंग क्या होते हैं, और विधायकों की समझ में आया कि निजी फायदे नहीं देखना है, अपने क्षेत्र का विकास देखना है, और सांसदों की भी समझ में आया। और इसके लिए मैं फिर कहूँगी कि योगी ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इस मामले में। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शुचिता का एक अनुपम उदाहरण पेश किया है उन्होंने, अनुपम उदाहरण। 2022 में कितनी सीटें आने वाली और हैं? ऐसी ही शुचिता हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी में देखी थी, जिनकी जन्म जयंती पे मैं आज जा रही हूँ। 2022 में कितनी सीटें आने वाली हैं भाजपा की? मैं तो हमेशा बोलती हूँ, कहता हम तो हर सीट चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, हम हारने के लिए थोड़ा ना कोई सीट लड़ेंगे। तो हम तो सब सीटों पर जीतने के लिए लड़ेंगे। अखिलेश कह रहा है कि नाम बदले हैं सरकार ने और उनके कामों का उद्घाटन किया है। अच्छा, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किसने किया, जरा बताओ मेरे को। ये डिफेंस कॉरिडोर किसने किया, ये बताओ मेरे को। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसने किया, ये बताओ मेरे को। ये जो जेवर में जो एशिया का नंबर 1 का एयरपोर्ट आ रहा है, ये किसने किया, ये बताओ मेरे को। हाँ, जिसको बाबा बाबा कह करके मजाक बनाया, वो आदमी आज हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हुआ, अपने विकास कार्यों के बल पे, अपनी योग्यता के बल पर। एक दुर्लभ व्यक्ति है वो, कि एक साधु रहे, योगी रहे, और जिस तरह से उन्हें एक कुशल शासक की भूमिका निभाई है, इससे योगियों की छवि, साधुओं की छवि बहुत उदात्त हुई है। इतिहास में उनका नाम दर्ज हुआ है इस बात के लिए। थैंक बात का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। यदि 400 सीटों का दावा अखिलेश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्या मात्र 3 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी?
ये तो आप उन्हीं से पूछिए। ये हमें पता है कि हमारी सीटें पहले से बढ़ेंगी, पहले से इसलिए बढ़ेंगी कि क्योंकि पहले जो हमें वोट मिले थे वो इसलिए मिले थे कि मोदी सरकार से जितना संभव हो सका था यहाँ पर काम हमने किया था। मुझे खुद याद है कि 2017 तक मुझे कितनी कठिनाइयाँ आई थी झांसी में, मैं आज तक नहीं भूल सकती। जैसे शेरनी अपने शावकों की रक्षा करती है, मुझे इस तरह से वहाँ लोगों की रक्षा करनी पड़ी थी 2017 तक। मैं कैसे कैसे बचा करके चली थी अपनी सीट को, और मुझे कितनी तरह से धमकियाँ देनी पड़ती थी अकेले में DIG SP और DM को। ये तो इतिहास है जो लिखने लायक है, ठीक है। और इसलिए 2017 में जब हमें इतनी सीटें मिल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी के इरादे स्पष्ट हो गए थे कि वो यूपी में क्या करना चाहते हैं, और उनने थोड़ा बहुत जितना संभव हो सका था कर लिया था। उसके बाद तो हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में वो सारे इरादे स्पष्ट हो गए, विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी हो गई। इसलिए अब तो मुझे कहीं कोई कमी ही नहीं लगती है, उल्टा लगता है सीटें बढ़ जाएंगी, ये मैं कह सकती हूँ। बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर रही है और बीजेपी भी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, क्या वजह है कि दोनों राज्यों में और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पा। आपने मेरे दिल का सवाल कर लिया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। इसमें दिक्कत कहाँ आ गई है मैं फिर स्पष्ट करूंगी, लेकिन मुझे बुंदेलखंड आंदोलनकारियों ने मना किया था पहले कि दीदी आप ऐसा बोल देती हो तो हमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। दिक्कत है कि ये 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। जब भी 2 राज्यों को मिला के कोई राज्य मांगा है तो नहीं हो पाया। झारखंड नहीं हो पा रहा था जब तक कि वो उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, आपको अगर याद हो तो छत्तीसगढ़ का 2 राज्यों का और हिस्सा मांग रहे थे झारखंड वाले। जब एक राज्य का हिस्सा आप मांगते हैं तो बात आसान हो जाती है। बुंदेलखंड का जो नक्शा है वो अकेले उत्तर प्रदेश से कम पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल आने को तैयार नहीं है। बीजेपी के ही विधायक इसमें अनशन पे बैठ जाते हैं। उनका कहना है कि जब जनता नहीं जाना चाहती है, आप एक बात याद रखिएगा कि राज्य का निर्माण एक ऐसा विषय होता है जो जन भावना के विरुद्ध नहीं हो सकता। जब जनता की इच्छा होगी तो ही आप उसको मिला पाएंगे, नहीं तो आप उसको मिला नहीं सकते। तो थोड़ा सा यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हमारी पार्टी तो पृथक राज्यों की पक्षधर रही, बल्कि जब वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बुंदेलखंड को सांगठनिक मान्यता दे दी थी, अगर आपको स्मरण हो तो। और बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से उनने अलग से संगठन की इकाई गठित की थी और उसके अध्यक्ष बाबूराम निषाद बनाए गए थे। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। बात यह है कि अभी